नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 2024 के अर्थशास्त्र के स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। राजनयिक विवाद के बीच भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया और कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGS-NMP के 3 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत योजना शुरू की। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने PME-CRG और महा EV पहले शुरू की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए निर्देश जारी किए। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 2024 के अर्थशास्त्र के स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई। यह पुरस्कार डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है के अध्ययन के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग उपनिवेशों में लोकतंत्र का विकास इसलिए हुआ क्योंकि जनता द्वारा क्रांति करने के खतरे को केवल सामाजिक सुधारों के वादे से नहीं रोका जा सकता था। अब देशों की समृद्धि में अंतर को विस्तार से समझते हैं। विश्व के सबसे संपन्न या अमीर 20% देश अब सबसे निर्धन या गरीब 20% देशों से लगभग 30 गुना अधिक अमीर हैं। ध्यान देने वाली बात है कि देशों के मध्य समृद्धि में अंतर का एक कारक यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा अलग अलग उपनिवेशों में स्थापित सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप के बीच असमानता का बने रहना है। इन अंतरों में कई बातें शामिल हैं। पहला बिंदु है शोषक प्रवृत्ति वाली संस्थाएं। ये उपनिवेशवादियों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय आबादी का शोषण करने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए कुछ उपनिवेशों में गठित की गई थी। इन संस्थाओं ने समृद्ध देश की नियति को उलट दिया क्योंकि उपनिवेशीकरण के बाद ये समृद्ध देश गरीब हो गए। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में औद्योगिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक था। इसके अलावा समावेशी संस्थाएं उपनिवेशवादियों ने उन जगहों पर जहां आबादी कम थी और यूरोपीय उपनिवेशवादी ज्यादा रहते थे, वहां यूरोपीय लोगों के दीर्घकालिक लाभ के लिए समावेशी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं स्थापित की। खबर के अंत में अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। पहला कारक है यूरोपीय उपनिवेशवादियों की आबादी। अगला कारक है क्षेत्र में रोगों के प्रसार के कारण उपनिवेशवादियों की मृत्यु दर, भूमध्य रेखा के पास ज्यादा घातक बीमारियां, और अंतिम है भूगोल या जलवायु क्षेत्र। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। राजनयिक विवाद के बीच भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया और कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया। भारत और कनाडा के बीच ये राजनयिक तनाव तब उत्पन्न हुआ जब कनाडा की सरकार ने वहां मौजूद भारतीय अधिकारियों पर एक आपराधिक मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। साथ ही इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए भारत सरकार से उन्हें प्राप्त राजनयिक प्रतिरक्षा को हटाने की मांग भी की। हालांकि भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया है। राजनयिक प्रतिरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सिद्धांत है। इसके अनुसार विदेशी सरकारी अधिकारी अपनी आधारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए वहां की स्थानीय अदालतों एवं अन्य प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है। साथ ही राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 राजनयिक अधिकारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है। भारत 1965 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था और 1972 में राजनयिक संबंध वियना कन्वेंशन अधिनियम 1972 के माध्यम से इसकी अभिपुष्टि की थी। चलिए इसी के साथ खबर को विस्तार से समझते हैं और फिलहाल चल रहे भारत कनाडा संबंधों में हालिया विवाद पर चर्चा करते हैं। पहला है खालिस्तानी उग्रवादियों का मुद्दा। कनाडा सरकार द्वारा समर्थित सिख अलगाववादी समूह भारत कनाडा संबंधों में तनाव पैदा कर रहे हैं। इसके कारण दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में गिरावट भी आ रही है। इतना ही नहीं, भारत की बार बार चेतावनी के बावजूद कनाडा की सरकार खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन कर रही है। 2023 में कनाडा ने एक स्वतंत्र सिख राज्य के गठन पर अनौपचारिक जनमत संग्रह जैसी गतिविधि का समर्थन भी किया था।
इसे भारत ने अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना था। कनाडा में रहने वाले उग्रवादियों और संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़े अपराधियों को लेकर भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोधों को कनाडा की सरकार ने कई बार नजरअंदाज किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते तथा विदेशी निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते में कोई प्रगति नहीं देखी गई है। वहीं अगर वोट बैंक की राजनीति की बात की जाए तो सिख समुदाय विशेष रूप से ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे प्रांतों में कनाडा के राजनीतिक दलों खासकर लिबरल पार्टी के लिए प्रमुख वोट बैंक है। इसी के साथ खबर के आखिर में एक नजर भारत कनाडा संबंधों पर भी डालते हैं। 2023 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं के द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट दर्ज की गई थी। 2022 में यह व्यापार 10.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2023 में घटकर 7.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रह गया था। 1994 में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और 1987 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। साथ APHD परमाणु सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत असैन्य परमाणु सहयोग पर संयुक्त समिति का गठन किया गया था और इसरो ने 2018 में PSLV से अपना 100वां उपग्रह प्रक्षेपित किया। साथ ही कनाडा का पहला LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट उपग्रह भी लॉन्च किया था। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGS NMP के 3 वर्ष पूरे हुए। PMGS NMP को अलग अलग इकोनॉमिक जोन्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। खबर की शुरुआत में PMGS NMP की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। पहली है समग्र सरकार, यानी सरकार के सभी स्तरों, उसकी एजेंसियों, संस्थाओं आदि को शामिल करना। अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए 44 केंद्रीय मंत्रालयों एवं 36 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को एकीकृत किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि NMP के माध्यम से गुजरात में 300 किलोमीटर का तटीय गलियारा, 8,891 किलोमीटर सड़कें तथा 27,000 किलोमीटर रेलवे लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है। अगला है सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। विशेष रूप से दूर दराज और कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और जनजातीय विकास जैसे आवश्यक क्षेत्रों में बेहतर अवसंरचना योजना को सक्षम बनाया गया है। गौरतलब है कि पहुंच पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वंचित क्षेत्रों में नए स्कूलों के लिए स्थानों की पहचान करना शामिल है। इसके बाद है राज्य मास्टर प्लान। सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में PM गति शक्ति राज्य मास्टर प्लान पोर्टल तैयार किए गए हैं। साथ ही पूंजी निवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए 533 से अधिक परियोजनाओं की मैपिंग भी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवा ने NMP का उपयोग करके अमोना नदी के किनारे बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजना विकसित की है। अगला है व्यापार में सहूलियत। इससे भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में सहायता मिली है। साथ ही लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 44 से सुधरकर 38 हो गई है। इसके बाद है डेटा संचालित विकास। तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ परियोजनाओं को तय करने के लिए GIS आधारित साधनों एवं रियल टाइम निगरानी का उपयोग किया जाता है। और अंत में जिला स्तरीय योजना। जिला स्तर पर सहयोगात्मक योजना निर्माण के लिए PMGS जिला मास्टर प्लान पोर्टल विकसित किया जा रहा है। खबर के अंत में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान PMGS NMP के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका उद्देश्य अतीत से सीखकर अगली पीढ़ी की अवसंरचना का निर्माण करना है। NMP को BISAGN यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। साथ ही यह इकोनॉमिक जोन्स के विकास में शामिल अलग अलग मंत्रालयों और राज्यों की वर्तमान में संचालित एवं भावी परियोजनाओं के लिए व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। आपको बता दें कि इस योजना में 7 इंजनों या क्षेत्रकों द्वारा संचालित आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये क्षेत्रक हैं रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन शुरू की। राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विकसित किया है।
ट्रांसमिशन प्रणाली विद्युत उत्पादन के स्रोत और लोड या अंतिम उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने वाली विद्युत वितरण प्रणाली को आपस में जोड़ती है। खबर को विस्तार से समझते हैं और राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन की मुख्य विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस योजना के तहत 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता का ट्रांसमिशन करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका उद्देश्य 2032 तक 458 गीगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करना है। साथ ही ट्रांसमिशन नेटवर्क को 2024 के 4.85 लाख सर्कुलर किलोमीटर से बढ़ाकर 2032 में 6.48 लाख सर्कुलर किलोमीटर करना है। इंटर रीजनल ट्रांसमिशन क्षमता को वर्तमान के 119 गीगावाट से बढ़ाकर 2032 तक 168 गीगावाट तक करने की योजना भी है। इसके तहत ट्रांसमिशन सेक्टर में अभिनव घटकों को भी शामिल किया गया है। इसमें 10 गीगावाट तक के अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म्स, 47 गीगावाट तक की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और 30 गीगावाट तक के पंप स्टोरेज प्लांट्स को भी एकीकृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विनिर्माण केंद्रों की विद्युत संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना है। ट्रांसमिशन योजना में नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीमा पार इंटरकनेक्शन के साथ साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि के साथ संभावित इंटरकनेक्शन को भी शामिल किया गया है। भारत की ट्रांसमिशन प्रणालियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की बात करें तो ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि, नवीकरणीय स्रोतों के साथ एकीकरण में समस्या, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, विनियामकों द्वारा विद्युत उत्पादन पर अधिक ध्यान देना, साइबर सुरक्षा आदि कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। खबर के आखिर में एक नजर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA पर भी डालते हैं। इसकी स्थापना निरस्त किए जा चुके विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। इस अधिनियम की जगह विद्युत अधिनियम 2003 को लाया गया है। CEA में अध्यक्ष सहित अधिकतम 14 सदस्य होते हैं। इनमें से अधिकतम 8 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इनका कार्य राष्ट्रीय विद्युत नीति के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना, विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों और ग्रिड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए तकनीकी मानक तय करना है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF ने PME, CRG और महा EV पहले शुरू की। ये ANRF की ऐसी शुरुआती 2 पहलें हैं जो अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग के बीच के अंतर को समाप्त करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएंगी। खबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान यानी प्राइम मिनिस्टर अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट यानी PMECRG के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इस अनुदान को एक लचीले बजट के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें अनुसंधान को आसान बनाने हेतु प्रगतिशील पहले शामिल हैं। PMECRG कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले रचनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शोधकर्ताओं को ज्ञान की सीमाओं का विस्तार करने में सक्षम बनाना, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में योगदान देना। व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति से संबंधित मिशन योजना के तहत मिशन इलेक्ट्रिक वाहन यानी महा EV के बारे में बात करें तो यह आयात पर निर्भरता को कम करने और घरेलू नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख EV प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह पहल 3 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी वर्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित करती है: ट्रॉपिकल EV बैटरी और बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और ड्राइव तथा EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही ये पहल EVs के लिए आवश्यक पुर्जों के डिजाइन एवं विकास में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाएगी। अब इस पहल का महत्व भी समझ लेते हैं। यह पहल भारत को EV के घटकों के विकास के लिए केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। साथ ही यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा भी देगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाकर यह एक हरित और संधारणीय भविष्य में योगदान देगी। खबर के अंत में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे ANRF अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया गया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित होता है।
इसकी स्थापना के साथ ही विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का ANRF में विलय कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और शोध एवं विकास यानी R&D प्रयोगशालाओं में अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति की शुरुआत करना तथा उसे विकसित करना और बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए निर्देश जारी किए। मास्टर अरनेश शॉ बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। इसे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए, भले ही वे प्रचलित या दुर्लभ रोगों से पीड़ित हों। चलिए सबसे पहले हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मुख्य निर्देशों पर एक नजर डालते हैं और पहले बात करते हैं भारत संघ के लिए दिए गए निर्देशों की। दवाओं की कीमतों को कम करने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष NRDF का गठन किया जाए। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से योगदान को सक्षम करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में दुर्लभ रोगों के लिए दान को भी CSR के तहत शामिल किया जाना चाहिए और इसका प्रबंधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में एक या अधिक नोडल अधिकारी होंगे। इनके अलावा केंद्रीकृत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सूचना पोर्टल विकसित और संचालित किया जाए। साथ ही इसमें रोगियों की रजिस्ट्री, उन्हें उपलब्ध उपचार आदि शामिल होने चाहिए। भारत संघ DCGI और CDSCO द्वारा दुर्लभ रोगों की दवाओं एवं उपचार के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया बनाने का निर्देश देगा। वहीं अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए दिए गए निर्देशों पर नजर डालें तो विनिर्माण या आयात के माध्यम से भारत में दुर्लभ रोगों के लिए उपचार और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है और साथ ही दुर्लभ रोगों के उपचार से जुड़े चिकित्सा उत्पादों का आयात करने वाली कंपनियों को भारत में स्थानीय विनिर्माण या वितरण इकाइयों की स्थापना के लिए 90 दिनों के भीतर MOH&FW और राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति को विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी। चलिए इसी के साथ दुर्लभ रोग यानी रेयर डिजीज के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुर्लभ रोग को ऐसे रोग के रूप में परिभाषित किया है जो प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम व्यक्तियों में प्रसारित होने वाली आजीवन क्षीणता रोग अथवा विकार है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, पोम्पे रोग आदि। आखिर में दुर्लभ रोगों के लिए शुरू की गई 2 पहलों के बारे में जानते हैं। पहला है दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021। इसके अंतर्गत एक एकीकृत और व्यापक निवारक रणनीति के माध्यम से दुर्लभ रोगों के मामलों एवं प्रसार को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दूसरा है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इसके तहत दुर्लभ रोग से पीड़ित गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है कोलंबिया। इस देश की राजधानी है बोगोटा। भारत ने कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए इस देश के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। भूमि सीमाओं की बात करें तो इसके पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, उत्तर में पनामा तथा दक्षिण में पेरू व इक्वाडोर स्थित है। इसकी समुद्री सीमाएं कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर से लगती है। यह दक्षिण अमेरिका के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जहां दक्षिण अमेरिका मध्य और उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि कोलंबिया 2020 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में शामिल हुआ था। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ का सर्वोच्च बिंदु पिको क्रिस्टोबल कोलोन है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो तटीय और पूर्वी मैदानों में उष्णकटिबंधीय जलवायु, उच्च भूमि में शीत जलवायु पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियां मैग्डालेना, अमेजन और ओरिनोको है। यहाँ मिलने वाले प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना आदि शामिल है।
बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने घोषणा की है कि 11 देशों ने भारतीय फार्माकोपिया को अपने मानक के रूप में मान्यता दी है। भारतीय फार्माकोपिया को देश में दवाओं के मानक निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है। विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हाल ही में व्हाइट गुड्स के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजना यानी PLIWG के लिए काफी आवेदन आए हैं। इसमें 43% नए आवेदक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र से हैं। वायुमंडलीय नदियां उच्चतर अक्षांशों की ओर स्थानांतरित हो रही है। इससे वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव हो रहा है। यह बदलाव पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन के कारण हो रहा है। एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को सबसे बड़ी तेंदुआ आबादी वाले टाइगर रिजर्वों में पहला स्थान दिया गया है। डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की टीम राजस्थान के डीग शहर में पहुंची। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो विष उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद केरल के वायनाड जिले में X बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। नासा का यूरोपा क्लिपर बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा के अन्वेषण के लिए लंबी यात्रा पर निकला। इसका उद्देश्य इस तथ्य का पता लगाना है कि क्या यूरोपा में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।